अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना फेदर्स का टॉपिक स्टार्ट करें। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने साइनोसॉइड्स जो है वो ख़त्म कर लिए थे। अब हमारा जो आधा पार्ट है इस चैप्टर का वो फेदर्स का है। ठीक है, अब देखिए फेदर जो है, फेदर क्या है, हमने देखा था साइनोसॉइड, और हमने ये देखा था कि साइनोसॉइड के अंदर वेव में किसी भी एक इंस्टेंट में किसी क्वांटिटी की वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसका हमारे पास ये तरीका था। ठीक है, ये हमारे पास तरीका हुआ करता था। किसी वोल्टेज की फॉर एग्जांपल हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। फेजर भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। कौन सा तरीका है? फेजर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो किसी साइनोसॉइड के एम्पलीट्यूड को और फेज को रिप्रेजेंट करे। सही है, और हमने ये दोनों चीज़ें ही पिछली वीडियो के अंदर देख ली थी कि एक एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक फेज क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक वेव है, ठीक है, साइनोसॉइड है, तो उसका जो पीक वैल्यू होती है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाती है। ठीक है, और उसका जो एंगल होता है वो हमारे पास फेज कहलाता है। अब देखें, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही तीन तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन करने के। तो समझिए कि फेजर्स भी हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक होती है पोलर फॉर्म, और एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, और यहाँ पे जे। ये जो जे है, अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा ये जो जे है ये आयोटा है। ठीक है, यहाँ पे बस आयोटा का जो आई होता है उसको जे से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये √-1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में आर एंगल थीटा होता है। ठीक है, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होती है, और ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक में होता है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। अगर मेरे पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मौजूद हो, मतलब कि अगर मेरे पास ये वाली फॉर्म मौजूद हो तो मैं इसमें जा सकती हूँ। कैसे? मैं इसका आर भी निकाल सकती हूँ और एंगल भी निकाल सकती हूँ। इसमें आर क्या है? आर जो है वो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है, पीक वैल्यू है आर। ठीक है, और ये जो एंगल है ना ये फेज है। ठीक है, तो आर मैं निकाल सकती हूँ। अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म गिवन है z=x प्लस का जे वाई। ठीक है, x मौजूद है, y मौजूद है, इस फॉर्मूले से मैं आर निकाल लूंगी। ठीक है, और tan इनवर्स y/x करके मैं फाई निकाल लूंगी, मतलब एंगल भी निकाल लूंगी, तो मेरे पास पोलर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास पोलर फॉर्म मौजूद है तो मैं उससे रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी जा सकती हूँ। कैसे? मेरे पास आर मौजूद होगा और फाई मौजूद होगा, मैं उससे x की वैल्यू निकाल सकती हूँ और y की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, मगर ये आप लोगों के जो चैप्टर है इसमें काम नहीं आएंगे। क्यों काम नहीं आएंगे? क्योंकि ये सारा काम हम कैलकुलेटर से सीखने वाले हैं। ठीक है, और कैलकुलेटर अलाउ होता है, सारी चीज़ें आप लोग कैलकुलेटर से करेंगे। ठीक है, अब देखें ये ऑपरेशन से कुछ एडिशन कैसे की जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, ये अगर हमें एडिशन करनी हो z1 + z2, और अगर दोनों हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, तो वो हम x दोनों के x को ऐड कर देंगे, दोनों के y को ऐड कर देंगे। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन का ये फॉर्मूला है, x1 में से x2 माइनस करेंगे, y1 में से y2 माइनस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो वो हमारे पास पोलर फॉर्म में ज़्यादा ईजिली होती है, r1 × r2 करके, और जो फाई है एंगल है वो प्लस हो जाते हैं। इसी तरह से डिवीजन में एंगल माइनस हो जाते हैं और ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब देखें कुछ और चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं समझना, वो ये कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो है ना, हमारे पास VT=Vm sin ωt, ये क्या होता था? एक इंस्टेंट के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ करता था। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं किसी वोल्टेज को पोलर फॉर्म में, फेजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, हम लोग ये चीज़ देखेंगे फेजर्स में रिप्रेजेंट करना। अब हम क्या कहेंगे? फेजर्स में रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो वोल्टेज को अगर मैं फेजर में रिप्रेजेंट करूँगी तो V होगा, ये आप बोल्ड करके बनाएंगे V। ठीक है, और ये जो Vm है ये क्या है? ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, एम्पलीट्यूड है, और ये फाई जो है वो उसका फेज है। ठीक है, इस तरीके से हम फेजर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ये फेजर्स का तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ये फेजर्स वाला तरीका है, इसे हम कहते हैं फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि हमने देखा फेजर में रिप्रेजेंट करें, और ये हमारे पास जो है टाइम के लिहाज से हम किया करते थे। ठीक है, तो इसे हम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतनी बातें ज़रूरी हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको सीखेंगे कि कैलकुलेटर से भी किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। अब हम जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं, और यहाँ पे अगर जो बातें सही से समझ में नहीं आई हैं तो वो हमें एग्जाम्पल्स में जो है क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। अच्छा देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल 9.3 है, इसमें हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना है।
अब अगर देखा जाए तो ये सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन है, ये सर्किट्स का इसमें कुछ लिंक नहीं है अभी, मगर क्योंकि आगे हम लोग सर्किट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें बहुत यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एसी में हर जगह कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही यूज होंगे, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को सिंपल करने के लिए, हमारी प्रैक्टिस कराने के लिए इन्होंने शुरू की जो एग्जाम्पल्स है बुक में वो इस तरीके की दी हुई है। ठीक है, अब देखिए ताकि सॉल्व करना आता हो। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, हम इनको सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊंगी, ये फॉर्मूला आप लोग अपने ध्यान में रखें। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे एक पोलर फॉर्म गिवन है और अगर मुझे ये पोलर फॉर्म है, ठीक है, हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। पोलर फॉर्म किस तरीके की होती थी, आर एंगल फाई। ठीक है, ये पोलर फॉर्म होती थी। रेक्टेंगुलर फॉर्म होती थी ये। एक्सपोनेंशियल का इतना यूज़ नहीं होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का बल्कि यूज़ होगा ही नहीं। आप लोग इन्हीं 2 फॉर्म्स में चल रहे होंगे पूरे एसी के अंदर। अब देखिए ये हमारे पास पोलर फॉर्म है, अगर मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाना है, मतलब मुझे इससे इसमें जाना है, तो एक तो वो बड़ा वाले तरीका है, मैं एक्स मालूम कर लूँ, वाई मालूम कर लूँ, कैसे आर कॉस्ट फाई, ठीक है, और आर साइन। मगर उसके अलावा ये भी एक फॉर्मूला है, इससे भी मैं सिंपल क्या कर सकती हूँ, रेक्टेंगुलर फॉर्म में डायरेक्ट जा सकती हूँ। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को ना सॉल्व करेंगे। अब 2 तरीके सॉल्व करने के, एक कैलकुलेटर से और एक हाथ से खुद से मैनुअली सॉल्व किया जाए। हम लोग जो है हाथ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे बीच में कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी वहाँ पे कैलकुलेटर भी करेंगे, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को टोटली जो सारा काम है वो कैलकुलेटर से ही करना है, हाथ से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अभी देख लें जितनी नीड है हम वो देखेंगे। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर दोनों ऐड होंगे, फिर उसकी पावर है। ठीक है, अब पावर तो हम हाथ से सॉल्व नहीं कर सकते, वो तो बेसिकली हम कैलकुलेटर से ही करेंगे, मगर ये जो एडिशन है ये हम करेंगे खुद से। अब एडिशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मुझे Z1 में Z2 ऐड करना है तो मेरे पास कुछ ये फॉर्मूला था, x1 प्लस x2 प्लस का j y1 प्लस y2। मगर मेरे पास इसके लिए कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म होनी चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 40 एंगल 50 को। कैसे करूंगी, इसी फॉर्मूले से। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हमेशा क्या होती है, आर होता है, मतलब ये पीक वैल्यू होती है, VM है ये मेरे पास 40। ठीक है, कॉस फाइव मेरे पास ये वाली वैल्यू होती है, cos 50 प्लस का j sin 50। ठीक है, सिंपल यहाँ पे कैसे करेंगे, 40 cos 50 की जगह। अच्छा, आपने अपना कैलकुलेटर रखना है डिग्री में, याद रखें डिग्री में रखना है, रेडियन में नहीं रखना। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप अपना कैलकुलेटर डिग्री में ही रखेंगे। ठीक है, cos 50 ये हो जाएगा 0.642 प्लस का j sin 50 ये हो जाएगा 0.766। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 40 से, ये हमारे पास हो जाएगा 30.64। ठीक है, j। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं जे के लिहाज से बताऊंगी, मगर अभी नहीं, रुक जाए थोड़ा। 0.642 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 25.68 या 7, थोड़ा सा हमारे पास फ़र्क आ रहा है, 7 1 है ये बुक में, आप लोग जो है बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो है ना हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया 20 एंगल -30 भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से करूँगी। कैसे, 20 ये हो जाएगा cos -30 प्लस का j sin -30। तो ये हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे 17.32 माइनस का j 10। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम फॉर्मूले के लिहाज से, रियल नंबर में रियल नंबर ऐड करेंगे, इसमें ये नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25.68 प्लस का 17.32, ये हमारे पास आ गया 43। ठीक है, और सिंपल ये अगर हम देखें प्लस का j प्लस का 30.64। ठीक है, j हमने ऐसे ही रखना है, प्लस का j y1 प्लस का y2 कर देना है। ठीक है, y1 मेरे पास है 30.64 और y2 मेरे पास क्या है, साइन आपने कंसीडर करनी है -10। ठीक है, -10 ये हमारे पास हो जाएगा 20.64। ठीक है, ये हमारे पास जो इसकी क्या आ गई, रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। ठीक है, अब मैं आप लोगों को रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाना सिखाऊंगी कैलकुलेटर में। आपने सिंपल क्या करना है, मोड पे जाना है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सारी कैलकुलेशंस कैलकुलेटर के अंदर होंगी, तो कैलकुलेटर की चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, अब देखें यहाँ पे सिंपल ये चीज़ आप लिख लें 43 प्लस का। अब बुक में ना आपको जे हर जगह ना नंबर से पहले लिखा हुआ दिखाई देगा, आपने नंबर से पहले नहीं लिखना कैलकुलेटर में नंबर के बाद लिखना है। ठीक है, 20.64 और ये जे, आपने कुछ शिफ्ट वगैरह प्रेस नहीं करना, डायरेक्ट ये जो है ना
ये वाला बटन, ये देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आई बना हुआ आ जाएगा। सिंपल इसको इक्वल्स टू, अब देखिए ये वही चीज़ आ रही है, ठीक है, मगर मुझे आंसर किस में चाहिए था, पोलर फॉर्म चाहिए, मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट पे जाएंगे, आंसर में आंसर आ गया, उसके बाद ही मॉड पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से जाएंगे हम लोग नीचे, ठीक है, 3 पर जाए। अब ये पहली फॉर्म मेरे पास कौन सी है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, दूसरी वाली कौन सी है, पोलर फॉर्म है, 2 पर जाएं। अब देखें इसने वही आंसर आपको इसमें दे दिया, SD दबाएं, आपको डेसिमल में मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये तरीका होता है रेक्टेंगुलर से पोलर में जाने का, पोलर से रेक्टेंगुलर में जाने का, ठीक है। एंगल 25.64। अब इससे मैं रेक्टेंगुलर में भी जा सकती हूँ, कैसे, वापस से शिफ्ट मॉड, आंसर आया हुआ है, नीचे जाऊंगी 3 पे जाऊंगी, अब मुझे ये वाली में वापस चाहिए, मैंने 1 दबा दिया, अब मेरे पास डायरेक्ट आ गया, SD दबाऊंगी, मेरे पास डेसिमल में आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं इतनी लंबी जो है ना, सारा ये कुछ कैलकुलेटर में ही कैलकुलेट हो सकता था, मैं डायरेक्ट इसको प्लस कर सकती थी, मगर क्योंकि एडिशन वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना था, देखना था कि किस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं, तो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए करके देख लिया, बाकी अगर नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है। अब देखिए सिंपल हमने अंदर की चीज़ जो है वो सॉल्व कर ली थी। हमने यहाँ पे सिंपल एडिशन के फॉर्मूलाज का यूज़ किया, क्योंकि अभी हम फॉर्मूलाज वगैरह भी देख रहे हैं, मगर इसको अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व करना चाहते तो कर सकते थे, ठीक है। किस तरीके से, हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स पर ही हैं, कैसे आते हैं कॉम्प्लेक्स पर, अगर मैं ये ऑफ कर दूँ, ठीक है, वापस से ऑन करूँ, मोड पे जाएं, ठीक है, 1, ये सिंपल आपका कैलकुलेटर है, मोड पे जाएं, 2 पर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पर आ गए। अब हमने सिंपल क्या करना है, 40 एंगल, एंगल कहाँ से आता है, ये वाला बटन देखें, ये वाला, ठीक है, शिफ्ट पर जाए, ठीक है, एंगल, एंगल आ जाएगा, 50 लिखना है हमने, डिग्री वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट सिर्फ नंबर लिखना है, प्लस का 20, ठीक है, एंगल माइनस का 30। तो ये देखें यहाँ पर सिंपल हमारे पास देखें डायरेक्ट इसने हमें वही आंसर दे दिया जो हमने एडिशन से कैलकुलेट किया, उसको चेंज करके फॉर्म वगैरह सब कुछ, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही काम होता है। आगे के क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे, बस हमने फॉर्मूलाज के लिए देखा था। अब देखिए यहाँ पे ना हमें असल में इसकी पावर 1/2 भी तो कैलकुलेट करनी थी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ना हमारे पास ये स्क्वायर रूट है ना, इसका भी फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, √r, ठीक है, और ये हो जाएगा, एंगल को मुझे डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। अब हमने इस फॉर्म में निकाला ही इसलिए ताकि मेरे पास r और एंगल की फॉर्म में आंसर है, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगी, इसको √ कर दूंगी, सिंपल, मोड पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, सिंपल वाला है, ठीक है, √47.69, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 6.905, राउंड ऑफ करेंगे 6.91, ठीक है। एंगल, एंगल हमारे पास क्या होगा, 5/2, मतलब एंगल डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 25.64 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा हमारे पास 12.82। इस तरीके से करके हमने अपना जो पार्ट ए है वो सॉल्व कर लिया। इसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला स्क्वायर रूट का भी देखा, ठीक है। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लाई के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। वैसे ये इतना याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सर्किट्स में इतनी नीड नहीं होगी, मगर फिर भी हमें बेसिक कैलकुलेशंस के लिए आना चाहिए, ठीक है। अब देखें हमारे पास पार्ट बी है एग्जाम्पल 9.3 का। पार्ट बी में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो है ना, ये जो चीज़ है ये पूरा फ्रैक्शन है, ठीक है। एक चीज़ हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है, वो ये दिख रही है छोटा सा स्टार, ठीक है, ये जो छोटा सा स्टार है इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये होता है, मतलब बस इतना है कि आपने इमेजिनरी नंबर की साइन को अपोजिट कर देना है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट हट जाएगा। इमेजिनरी नंबर हमारे पास ये होता है जो जे के साथ होता है, ठीक है। तो माइनस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और कॉन्जुगेट यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 एंगल माइनस 30 डिग्री प्लस का 3 माइनस का J4, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस का J4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 प्लस का J5। मैंने कॉन्जुगेट हटा दिया और इसकी साइन जो है वो बदल दी। अब देखें, अब ये अगर हम देखें प्लस मुझे करना है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है और ये मेरे पास एक पोलर फॉर्म है। दोनों या तो पोलर फॉर्म में होने चाहिए थे, दोनों या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होने चाहिए थे, ठीक है। ये मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगी कि मैं जो है ना इसको मैं कुछ इस तरीके से कर रही हूँ कि 3 माइनस का 4J, मोड पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, 3 माइनस का 4J, ठीक है। इसको मैं पोलर में ले जाऊंगी। कैसे, पोलर में आंसर आ गया। पोलर में अगर आप लोगों का नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, शिफ्ट पे जाएंगे, मॉड पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, 3 पे जाएंगे और पोलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। पोलर में आंसर आ गया, उसमें क्या प्लस हो रहा है,
प्लस करेंगे, जो प्लस हो रहा है वो कर दें, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने सेफ साइड के लिए, पूरी चीज़ ब्रैकेट में रख दी है, 10 एंगल माइनस का 30, ठीक है। तो ये हमने प्लस कर दिया, हमारे पास आंसर क्या है 14.729, ठीक है। एंगल लिख देते हैं हम यहाँ पे 729, ठीक है, एंगल माइनस 37.66। ये हमारे पास ऊपर वाली चीज़ पूरी मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व कर ली डायरेक्ट, ठीक है। अब नीचे वाला करना है, नीचे वाला भी कर लेते हैं, पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। 2 प्लस का, बस आपने एक चीज़ का ना ख्याल रखना है, आपने जे को पहले नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, आप करके देख लें, बहुत सारे अगर इस कैलकुलेटर में एरर नहीं भी आया तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स में एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए एरर आ गया है, यहाँ पे एरर आ जाता है तो इसलिए मुश्किल होती है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल 2 प्लस का 4j ब्रैकेट में रखूंगी मैं, पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखे, वरना आंसर जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। 3 प्लस का 5j, डायरेक्ट ये पोलर फॉर्म में आंसर आ गया। अगर आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा हो तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। SD पे जाएं, नीचे वाली पूरी चीज़ कैलकुलेट होकर आ गई, ये हो जाएगा 7 6, 6 को हम एक बढ़ा देंगे, 7 7 कर देंगे, 122.5, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या करूँगी, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड भी कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 14.729, ठीक है, एंगल माइनस 37। अच्छा, अगर आपका इसमें एरर आ जाए तो आपको इसको फॉर्मूला भी पता है, ठीक है, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंगल 122.5, ठीक है। सिंपल ये हमें कैलकुलेट करके दे देगा हमारा आंसर। ये हमारे पास आया है 0.565, ठीक है, एंगल माइनस 160.16। अच्छा, अगर आपका आंसर ना इस तरीके से करके आ रहा हो ना, अब ये जो है ना फ्रैक्शन में दे दिया इन्होंने, तो आप SD दबाएंगे तो आपको एक दफ़ा ये वाली चीज़ फ्रैक्शन में मिलेगी, एक दफ़ा ये वाली चीज़ मिलेगी, तो आप दोनों डेसिमल में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन जो है लिख दिया है कि वो नहीं आ रहा, आपका कैलकुलेट नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से, तो डिवीजन का फॉर्मूला भी पता है आपको, आपने सिंपल इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है और इन दोनों को माइनस करना है, एंगल्स को हम माइनस करते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने आंसर जो है कैलकुलेट कर लिया। एग्जाम्पल 9.3 हमारे पास सिर्फ जो है बेसिक कैलकुलेशन की थी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैलकुलेट किस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम जो एग्जाम्पल 9.4 है वो कर लेते हैं। अगर आपको मजीद कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रैक्टिस वगैरह करनी हो तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.3 भी आप वो भी देख सकते हैं बुक से, ठीक है, जो हमारी अलेक्जेंडर की बुक है। तो अब हम एग्जाम्पल 9.4 कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 9.4 है और ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.4 है, ये दोनों हम अभी करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ से ना स्टार्ट हो रहा है असल काम कि कोई भी साइनोसॉइड जो है हमारे पास, साइनोसॉइड का मतलब क्या होगा कि हमारे पास इस तरीके से उसकी एक्सप्रेशंस गिवन है उस वेव की, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कौन सी होती थी, एक इंस्टेंट का करंट गिवन है, ये किसी भी एक इंस्टेंट का वोल्टेज गिवन है, इसे हमें फेजर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। किस तरीके से फेजर्स में रिप्रेजेंट करेंगे अब ये देखने वाला काम है, ठीक है। अब फेजर का हमने ये देखा था कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं उसको, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं IM लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फाई आता है, ठीक है। ये फेजर का तरीका होता है, ठीक है। अगर मैं फेजर्स कह रही हूँ, वैसे तो फेजर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के हमने 3 तरीके पढ़े, मगर हम सिर्फ एक अगर जनरल फेजर्स की बात करेंगे, ठीक है, और किसी भी साइनोसॉइड को फेजर में आपको ट्रांसफॉर्म करने को कहा जाएगा तो आप लोग ये वाली पोलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसे जनरली हम लोग फेजर डोमेन कह रहे होते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, बाकी तो वैसे हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं। अब देखिए ये हमारे पास तरीका है, कैसे करूँगी मैं, ये IM हमें पता है, ये क्या है मेरे पास, ये पीक वैल्यू है और हमें पता है पीक वैल्यू कहाँ पर होती थी, I = IM, ये cos ω_t प्लस का फाई, ये इस फॉर्म में लिखी हुई है चीज़, ठीक है। पहला जो ये IM है, मतलब कि मेरे पास ये पीक वैल्यू है तो IM मेरे पास 6 है, एंगल लिखूंगी फाई मेरे पास कौन सी चीज़ होती थी, ये, अब यहाँ पे प्लस फाई होता है, अब यहाँ पे मैं पूरा जो माइनस का साइन होगा उसको भी कंसीडर करूंगी, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे प्लस -40 है, ठीक है। तो ये जो -40 है ना, ये मेरे पास फाई है, तो ये -40 डिग्री, ये मेरे पास मैंने एक करंट को, ये जो साइनोसॉइड के फॉर्म में मुझे गिवन था, ठीक है, उसको मैंने फेजर्स में, मतलब के पोलर फॉर्म में, फेजर डोमेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास वोल्टेज गिवन है, यहाँ पे एक मसला है, यहाँ पे मसला ये है कि एम्पलीट्यूड कभी भी माइनस में शो नहीं करते,
ठीक है। जब भी हमारे पास पोलर फॉर्म या फेजर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे भी हमने देखा था कि जब हमारे पास माइनस में गिवन होता था तो हम क्या करते थे, उसको जो है चेंज कर दिया करते थे। ठीक है, तो ये उन्हीं फॉर्मूलाज में से एक है जो हमने फॉर्मूलाज पिछली वीडियो के अंदर पढ़े थे। माइनस साइन ओमेगा टी मेरे पास बराबर होता है कॉस ओमेगा टी प्लस 90 के। तो सिंपल मैं v को बोल्ड करूंगी, यहाँ पे वी एम लिखूंगी। वी एम तो देखिए मेरे पास वही रहेगा, पहले मैं इसको चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 4, साइन की जगह मैं क्या लिख दूंगी, कॉस। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ओमेगा टी ये पूरी चीज़ होती थी। ठीक है, 30t प्लस का 50, उसमें क्या प्लस कर दो, 90 प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल 140 डिग्री हो जाएगा। अब मैं वोल्टेज का जो है पोलर फॉर्म या फेजर डोमेन में कैसे लिखूंगी, 4 यहाँ पे लिखूंगी। एंगल, एंगल मेरे पास क्या होगा, 140 होगा। ठीक है, 140 डिग्री वोल्ट्स, और ये एम्पेयर। ये इस तरीके से हमने इसको फेजर डोमेन में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखें, ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.4 है, बहुत ही ईजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर जो है प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं तो देख लें। अब देखिए, ये जो है वी को आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, माइनस को जो है प्लस में बदलना पड़ेगा, और कॉस को भी माइनस को प्लस में बदलना पड़ेगा। तो उसके फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रहे हमारे पास फॉर्मूलाज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। माइनस का साइन ओमेगा टी बराबर होता है कॉस ओमेगा टी प्लस का 90 के, ये चीज़ तो हमें पता है। और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है माइनस के कॉस का। माइनस का कॉस मेरे पास बराबर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस का 180 के। ठीक है, सिंपल। अब देखें, मैं इसको कर लेती हूँ, किस तरीके से करेंगे हम लोग। ये हमारे पास हो जाएगा v इक्वल्स टू, माइनस साइन को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 14 लिखूंगी कॉस। ठीक है, और ये हो जाएगा ओमेगा टी। ओमेगा टी मेरे पास ये पूरी चीज़ है, 5t माइनस का 22, उसमें प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 कॉस 5t 90 माइनस का 22, ये हमारे पास हो जाएगा 68। ठीक है, प्लस का 68, और यहाँ पे आई को भी हम कन्वर्ट कर देंगे। आई हमारे पास हो जाएगा 8 कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी, अब देखें यहाँ पे ओमेगा टी हमारे पास क्या है, पूरी ये चीज़ है, 16t प्लस का 15। ठीक है, और यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा, माइनस का 180 डिग्री। ठीक है, अब देखें, प्लस 15 माइनस का 180 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 180, 165। ठीक है, सिंपल। आपने मोड पे जाके कंप्यूटर पे जाना है, फिर करना है। ये 15 माइनस का 180 माइनस 165 आ गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 कॉस 16t माइनस 165। ठीक है, अब देखें, अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कैसे। ये हमारे पास हो जाएगा v इक्वल्स टू वी एम होगा सबसे पहले, जो क्या है 14। एंगल हमारे पास क्या है, ये रहा, कितना आया हमारे पास 68। ठीक है, वोल्ट्स। और करंट को किस तरीके से करूँगी, आई, ये हमारे पास हो जाएगा आई एम, जो कि 8 है। ठीक है, एंगल ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 165 डिग्री एम्पेयर। इस तरीके से हमने वोल्टेज और करंट को यहाँ पर भी फेजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये हमारे पास एग्जाम्पल 9.4 जो है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से इसकी जो आगे ये एग्जाम्पल्स होंगी 9.5, 9.6 और आगे का जो सारा काम होगा वो स्टार्ट करेंगे।